Hi everyone, so welcome back to my channel, and today I will take the quiz of 14 Feb 2025. Okay, so let's start. Question number 1. In the context of price rise, what is the RBI's median target for inflation? मतलब with respect to कि how much price has rose, कितना प्राइस बढ़ा है, व्हाट इज़ द आरबीआईज मीडियन टारगेट. आरबीआई जो है मीडियन टारगेट सेट करती है अपनी हर बार फॉर इन्फ्लेशन हर 3 मंथ्स पे, एंड इन्फ्लेशन टारगेट को सेट किया जाता है कि कितने मतलब 2 to 4% जो रेंज है इन्फ्लेशन का, कि इस बीच में मेंटेन करना है आरबीआई को अपना इन्फ्लेशन रेट, तो उसके लिए आरबीआई टारगेट सेट करती है. सो इन कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, सो यहाँ पे पूछ रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइस राइज व्हाट इज़ द आरबीआईज मीडियन टारगेट फॉर इन्फ्लेशन, कि क्या है इंडियन आरबीआई का मीडियन टारगेट. तो राइट आंसर इज़ 4%. मीन्स दो जो इन्फ्लेशन का जो होता है रेंज, वो होता है 2 to 6% के बीच में. मतलब इस परसेंट के बीच में आपका इन्फ्लेशन जो है वो मेंटेन रहना चाहिए. इफ़ इट इंक्रीजेज बियॉन्ड 6 मीन्स कि इन्फ्लेशन रेट हाइयर है, और 2 यदि इससे 2 और या उससे बिलो है, इट मीन्स डिफ्लेशन जो है वो डिफ्लेशन चल रहा है. सो इस बीच के जो टारगेट, जो रेंज है ये इन्फ्लेशन वाला, इसमें हमेशा हमारा टारगेट इन्फ्लेशन का मेंटेन रहना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लें एक बार. The price rise faced by urban consumers dropped to 3.87. जो प्राइस जो राइज था ना कि मतलब यू आर सीइंग कि जो कुछ चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं एंड घटते हैं, तो वही जो प्राइस राइज जो अर्बन कंज्यूमर का है वो फॉल हो गया टू 3.87%. बट बिलो द सेंट्रल बैंक जो है अपना अपना एवरेज टारगेट मेंटेन की हुई है एट 4%. सो द प्राइस राइज हैज़ फॉलन बिलो द सेंट्रल बैंक 4% मीडियन टारगेट फॉर द इन्फ्लेशन. जो इन्फ्लेशन टारगेट ऑलरेडी फिक्स्ड है बाय आरबीआई वो है 4%. एंड जो प्राइस राइज जो हम फेस कर रहे हैं अर्बन कंज्यूमर खासकर, उनका प्राइस जो है वो बिलो हो गया है टू 3.87%. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी द AI एक्शन समिट रिसेंटली हेल्ड. AI एक्शन समिट का जो है अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, बिकॉज इट इज़ को होस्टेड बाई फ्रांस एंड इंडिया. फ्रांस एंड इंडिया जो है इसका को होस्ट कर रहा है, एंड इट इज़ रिसेंटली हेल्ड इन पेरिस में ये हुआ है इंडियन AI एक्शन समिट. और इसमें अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड वहाँ के इमैनुअल जो है वो दोनों ने मिलकर को होस्ट किया. सो द सिटी वेयर इट हेल्ड वॉज इन पेरिस इज द करेक्ट आंसर. A project process proposes to connect India to Europe through sea and land route. ठीक है, सी एंड लैंड रूट के थ्रू प्रोजेक्ट का प्रपोजल गया है दैट कनेक्ट्स इंडिया टू यूरोप. एंड डिस्कशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का डिस्कशन हुआ इन 2-day विजिट टू फ्रांस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. जो पेरिस AI एक्शन समिट जो कंडक्ट हो रहा है ना, उसके साइडलाइंस में इस प्रोजेक्ट का भी डिस्कशन हुआ है टू कनेक्ट इंडिया टू यूरोप एंड थ्रू सी एंड लैंड रूट्स. और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के वो कौन है, इमैनुअल मैक्रोन. सो दैट्स वाई इट्स वॉज इन न्यूज़. और इसमें AI रेगुलेशन एंड हाउ AI कैन बी यूज्ड बाय लो डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो, और मतलब इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन हो AI का, और इसका रेगुलेशन भी हो, सो दैट ग्लोबल साउथ को भी बेनिफिट मिल सके फ्रॉम द डेवलप्ड नॉर्थ थ्रू AI. Next question. Who manufactured the reactor for Fukushima nuclear plant which suffered a meltdown in 2011? Fukushima nuclear plant was in news because इसमें अभी meltdown हुआ था 2011 में, and there was a इशू ऑफ इट्स लीकेज ऑल्सो. न्यूक्लियर वेस्ट के लीकेज को अभी लेकर बहुत इश्यूज क्रिएट हुए थे. सो ये फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट जो है ये कहाँ है, ये जापान में है. एंड यहाँ पूछ रहा है हु इज़ द मैन्युफैक्चर, हु मैन्युफैक्चर्ड. तो द मैन्युफैक्चर जनरल इलेक्ट्रिक इज़ द करेक्ट आंसर. सो एनी न्यूक्लियर रिएक्टर दैट कैरीज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, सारे न्यूक्लियर रिएक्टर जो एक्सीडेंट के रिस्क कैरी करते हैं, जिसमें मल्टीपल रिएक्टर मेल्टडाउन हुआ था एट फुकुशिमा इन जापान इन 2011, जो कि मतलब एक कैटास्ट्रॉफिक के रूप में माना जाता है कि यदि वो पूरा मेल्टडाउन हो जाता तो इट वाज अ वेरी डेवास्टेटिंग इफेक्ट इसका होता ऑन दी ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, सब कुछ पे. So it was very much in this reactor is very debatable because of its many factors.
एंड वन ऑफ द फैक्टर वॉज मल्टीपल रिएक्टर मेल्ट डाउन, तो उसके कारण ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. दिस डिफेक्ट वॉज फ्लैग्ड एज अर्ली एज 1972. इसकी जो डिफेक्ट है ना कि ये मेरे रिएक्टर में ये इश्यूज़ हैं, इसको ये जो है बाय यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के द्वारा इस डिफेक्ट को ईजिली मतलब पहचान लिया गया था कि हाँ इस फुकुशिमा में कुछ डिफेक्ट है. और जो इसके डिज़ाइनर है जनरल इलेक्ट्रिक जो मैन्युफैक्चरर भी थे उनको इसके लिए वार्न भी किया गया था बाय यूएस एटॉमिक एनर्जी ऑफिशियल्स के द्वारा. सो जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो डिज़ाइनर थे, रिएक्टर्स डिज़ाइनर, एंड हैड यूज द डेटा फ्रॉम टेस्ट नॉट एप्लीकेबल टू एक्सीडेंट. और उन्होंने जो है उन डेटा को यूज़ किया जो कि नॉट एप्लीकेबल टू एक्सीडेंट कंडीशंस थे. मीन्स कोई भी जब रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप होता है कहीं भी किसी भी कंट्री में तो उसके सारे प्रोज कॉन्स को एनालिसिस एंड डेटा के थ्रू उसके सेफ्टी मेजर्स का असेसमेंट किया जाता है. सो दैट वाज नेग्लेक्टेड बाय जनरल इलेक्ट्रिक, द कंपनी विच डेवलप्ड द फुकुशिमा रिएक्टर एंड विच लेड टू द multiple reactor meltdowns that can be catastrophic to humans as well as for the environment also. So this was the news behind this question. Next question. Which article of the Indian Constitution deals with the power of governor to assent the bills passed by state legislature? कौन सा आर्टिकल है which gives the power, जो पावर देता है गवर्नर को to assent to bills passed by state legislature? मतलब which article, कौन सा आर्टिकल गवर्नर को ये पावर देता है कि वो बिल को assent कर सके जो बिल पास हो रहे हैं थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर. अब गवर्नर इज़ हियर एग्जीक्यूटिव. गवर्नर जैसे लाइक प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल बिल को पास करने के लिए उनकी मतलब सिग्नेचर्स उनकी रजामंदी चाहिए. सिमिलरली हियर गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर से जो भी बिल पास होते हैं उस पर गवर्नमेंट के एसेंट के बाद ही वो लॉ में वो एक्ट बनता है. So which article deals with it? Article 200. Now this was in news for the last 1.5 years because southern state में especially जो भी bills पास हो रहे थे through legislature of the state assembly वो गवर्नर के द्वारा या तो उसको for मतलब no fixed period of time उसको रख लिया जाता था and it was considered dead. सो बार बार फिर अगेन जब वो बिल पास हो रहे थे फिर भी उसको भी रख लिया, उस पर भी कोई एसेंट कुछ गवर्नर का उस पर कोई डिसीजंस नहीं होता था. सो दैट्स वाई दे अप्रोच द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस इशू कि गवर्नर हैव टू रिकन्सिडर इफ ही हैज़ टू गिव द एसेंट इफ द बिल इज़ पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट विच इज़ स्टेट लेजिस्लेचर, और he has to give the assent or he has to means not give the agreement means he has to clear his decision on the bills. लॉन्ग टाइम के लिए आप अपने डिसीजन को विथहोल्ड नहीं कर सकते बिकॉज वो हैम्पर करेगा फिर स्टेट के फंक्शनिंग को. दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़. नेक्स्ट क्वेश्चन. द जेंडर बजट कॉन्स्टिट्यूट डैश ऑफ द यूनियन बजट 25-26. तो 25-26 का जो यूनियन बजट पास हुआ है उसमें जो जेंडर बजट है वो कितना परसेंट है ऑफ यूनियन बजट? सो जेंडर इट्स करेक्ट आंसर इज़ 8.8%. जेंडर बजट जो है वो 8.8% है टोटल यूनियन बजट के. सो ये पिछले साल ये 6 पॉइंट समथिंग था, तो इस साल गवर्नमेंट हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इट्स gender budget. So explanation. One of the most notable advancement in the budget means the budget has been increased to 8.8% of the total budget, a significant jump from 6.8. Means last year it was 6.8%, now it is to 8.8 to promote the women and to create an equal society and to bridge the gap between women and men. इन सब चीज़ों को जेंडर डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए विमेन का इन्वॉल्वमेंट इन द इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, हर सेक्टर में विमेन की हेल्थ सबको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द जेंडर बजट विच इज़ वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडिया. Next question. What is the phrase used to describe a phase where firms reap the benefits of new technology while real wages stagnate? कौन सा ऐसा फ्रेज़ है जो ये डिस्क्राइब करता है फेज़ को जहाँ पे बड़े बड़े जो फर्म्स होते हैं, बड़ी कंपनीज, दे रीप द बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. जैसे मान लो कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आया, सो बड़े फर्म्स जो होते हैं दे हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन इट एंड दे कैन बोरो दैट technology or they can train their people to use that technology and then they can expand their benefits. but जो real wages है, जो लोग इसमें involved हैं, firms earns their benefits
वेरी हाई, फर्म का जो अपना बेनिफिट होता है बहुत ज़्यादा होता है, बट रियल वेजेस जो पीपल को मिल रही है, जो एम्प्लॉयड हैं लोग उनको मिल रही है, वो उतना बढ़ता नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली सेम लेवल पे रहता है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं देखी जाती है। इसलिए यहाँ बोला गया वाइल रियल वेजेस स्टैगनेट, मीन्स इट इज़ इन द फेज ऑफ स्टैगनेशन। सो ये कौन सा टर्म है? सो आंसर इज इंगल्स पॉज, इट इज़ इकोनॉमी टर्म, इंगल्स पॉज। इन द इकोनॉमिक सर्वे में ये मेंशन किया गया, वैलिड कंसर्न रिगार्डिंग एन इंगल्स पॉज। इकोनॉमिक सर्वे में ये बहुत ही बड़ा कंसर्न दिखाया गया है कि मतलब जहाँ पे फर्म्स जो है वो अपनी बेनिफिट्स लेते हैं बाय अप्लाइंग न्यू टेक्नोलॉजी, बट जो रियल वेजेस है, जो सैलरी मिलती है लोगों को, वो ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही है। सो इट्स कॉल्ड इंगल्स पॉज, इट वाज इन द यूज इन इकोनॉमी सर्वे। Next question. In which Indian border town is the Adani Group reportedly building the world's largest renewable energy park? कौन से टाउन, इंडियन बॉर्डर, कौन सा ऐसा टाउन है जो बॉर्डर करता है इंडिया के साथ, जो किसी और कंट्री के साथ वो बॉर्डर के पास है, उसमें अडानी ग्रुप ने इन्वेस्ट किया और बना रहा है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। तो जो भी स्टेट हमारी बॉर्डर करती है ना शेयर, मीन्स उसी स्टेट का कोई एक स्टेट है जहाँ अडानी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए हैं एंड बिल्ड कर रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, जहाँ पे वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। तो विच इज़ दैट स्टेट और विच इज़ दैट टाउन? सो दिस इज द राइट आंसर इज खवाड़ा इन कच्छ, एंड कच्छ इज़ इन गुजरात। द इन्वेस्टिगेशन बाय द गार्जियन, द गार्जियन जो है उसने जब इन्वेस्टिगेट किया तो इट वॉज सेड कि अडानी ग्रुप हैज़ इन्वेस्टेड लार्जली ऑन सेटिंग अप ऑफ सोलर प्लांट। सोलर प्लांट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है इन खवाड़ा इन कच्छ एरिया, एंड इट इज़ बिल्डिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। यहाँ सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पार्क डेवलप किया जा रहा है इन खवाड़ा इन गुजरात, जो कि वेरी फ्यू किलोमीटर फ्रॉम द पाकिस्तान बॉर्डर। So it is a border town of India, which is very few kilometers from the Pakistan border. So this is the answer. Next question. Which state in the Vizhinjam port being developed? Vizhinjam port जो है वो इंडिया का 13th मेजर पोर्ट है। 13th मेजर पोर्ट विजिंगम पोर्ट। सो कौन से स्टेट में है ये विजिंगम पोर्ट? तो अब तक हम पढ़ रहे हैं कि इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं अलग अपने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरिया में, कोस्टल प्लेन्स में। सो नाउ इट हैज़ 13th मेजर पोर्ट इज़ डेवलप्ड विच इज़ विजिंगम पोर्ट एंड इट इज़ सिचुएटेड इन केरला। ये केरला में है, मालाबार कोस्ट के पास। ओके इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम डिमांडिंग गेन अगेन 25,000 crore स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज फॉर ओवरकमिंग financial distress. Kerala was undergoing financial distress, so it has demanded 24,000 crore from मतलब सेंटर। सो केरला गवर्नमेंट जो है उसके लिए भी डिमांड की है फॉर मैनेजिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ इट्स स्टेट, और उसके अलावा ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज़ प्लीडेड फॉर 2,000 crore पैकेज। वो 2,000 crore पैकेज सेंट्रल से मांग रही है सो दैट जो लैंडस्लाइड्स हुए वायनाड में उसको मैनेज करने के लिए, एंड देन 5,000 crore फॉर स्पेशल असिस्टेंस, मीन्स फॉर 24,000 तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के लिए, देन 2,000 crore मांग रही है बिकॉज वायनाड हैज़ फेस द devastating landslide and which causes the loss of lives of many people na. So government is also demanding for that 2,000 crore and then 5,000 crore for the maintenance and assistance of Vizhinjam port project. ये पोर्ट प्रोजेक्ट जो है अभी चल रहा है इन केरला, एंड इसके लिए भी गवर्नमेंट जो है वो केरला गवर्नमेंट 5,000 crore डिमांड की है फ्रॉम सेंट्रल एज अ स्पेशल असिस्टेंस, क्योंकि ये पोर्ट जो है वो मैरीटाइम ट्रेड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। Next question. Which neighboring country of India recently became the 121st country to become part of Elon Musk Starlink? Elon Musk Starlink जो है उसका पार्ट बन रहा है विच कंट्री ऑफ नेबरिंग कंट्री। इंडिया का कौन सा ऐसा नेबर कंट्री है जो इलॉन मस्क के स्टारलिंक जो स्पेस प्रोग्राम है ना उसका पार्ट है वो 121st कंट्री? इट्स भूटान। ये अभी ज्वाइन किया है इसको। So that's all for today's questions of 14th Feb.
ये सारे क्वेश्चंस आई थिंक आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो वन लाइनर में पूछे जाते हैं. सो आई होप इट विल बेनिफिट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच. All the comments and feedbacks are welcome. So we'll meet again for the covering up of 15th and 16th Feb of quiz. Okay. So thank you so much. Bye.